नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं साक्षात्कार की जो पॉडकास्ट की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, उसमें हम आज एक नवीन साक्षात्कार आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात्कार अभी हाल ही में स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती राजस्थान में आई हुई है, उसके लिए जो मार्गदर्शन की जो श्रृंखला है उसमें हम उपस्थित हुए हैं और ऐसी शख्सियत के साथ में हम उपस्थित हुए हैं जिनके लिए ए दरिया तेरा बूंद पर भी एहसान नहीं हम पर, हमने जब भी पानी पिया इन पहाड़ों का सीना चीर के पिया है, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक नई इबारत लिखी है। ये हैं हमारे बीच में प्रमोद जी भूकर, जिन्होंने हाल ही में जो पिछली जो सहायक ऐसी शख्सियत के साथ में हम ये हैं हमारे बीच में प्रमोद जी भूकर, जिन्होंने हाल ही में जो पिछली जो सहायक आचार्य जो भर्ती परीक्षा थी उसमें पूरे राजस्थान में 10वीं रैंक प्राप्त की और इससे पहले जो स्कूल व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा थी उसमें आप पे टॉपर रहे। पूरे राजस्थान में आपकी सेकंड रैंक थी। जी प्रमोद जी, हम सभी की ओर से दर्शकों से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपके चैनल के माध्यम से आपका चैनल का धन्यवाद। आपने एक साक्षात्कार के लिए इनवाइट किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया हूँ। और धन्यवाद सर। तो सर, इस श्रृंखला में मेरा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि स्कूल व्याख्याता की हाल ही में भर्ती आई हुई है, तो कोई प्रथम बार यदि कोई तैयारी करे तो वो कॉमन रूप से प्रश्न रहेगा, वो कैसे करे? तो फिर मानता हूँ पिछले प्रश्नों का अभ्यास करके, थोड़ा सा उनको एनालिसिस करके, स्टडी थोड़ा स्मार्ट वे में जाके और फिर हम पढ़ना शुरू करें। जी बात किया। जी सर, अगला मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे यदि कोई करे नया अभ्यर्थी है तो वो कोचिंग करे या वो सेल्फ स्टडी करे, कोचिंग करे तो किस मोड में करे, ये एक जी जी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इसमें बहुत से विद्यार्थियों का, लगभग सभी विद्यार्थी, हाँ ये कॉमन क्वेश्चन हमारे पास है कि उसमें, और मैं मानता हूँ ये मतलब आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी से किसी भी विषय की आप कर रहे हैं जी सर, उसकी ना 9th से लेके आप 12th तक एनसीईआरटी पढ़ लें। जैसे हमारे राजनीति विज्ञान में बात करें ना, 9th से 10th 11th 12th, जी सर, चारों में पढ़े। हाँ, एनसीईआरटी से आप शुरुआत कर लें और 2 में शुरू के 1-1.5 महीना एनसीईआरटी को दे दें। मैं कह रहा हूँ आपका 40-50 क्वेश्चन तो वहीं से तैयार, वहीं से, और आपका बेस भी मजबूत होगा। बेस भी मजबूत होगा। जैसे इसमें मैं मान लूँ, अभी पिछली भर्ती की बात करूं, 2022 में स्कूल लेक्चरर की भर्ती हुई है, या अभी रिसेंट एपी का पेपर लगा। जी सर 30-30, 35-35, 40-40 क्वेश्चन उसमें से एनसीईआरटी से उठ रहे हैं। इधर डीप क्वेश्चन सीधे मतलब आते हैं एनसीईआरटी, और हमारे शॉर्ट नोट्स भी उसमें हम बना सकते हैं। और ये किसी भी तैयारी का फर्स्ट स्टेप है आपका, ये होना चाहिए एनसीईआरटी से मस्ट। हाँ मस्ट है। आप चाहे सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, चाहे स्टेट प्रोफेसर कर रहे हैं। अगला सर, अमूमन हमारे पास में जो क्वेश्चन ये आता है, जैसे हमारे जो साथी अधिकतर जो नौकरी पेशा वाले हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, जो हमारी गृहिणी या बहनें हैं, जी, जिनको घर में काम करना होता है, छोटी मोटी अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी, तो वो लोग जैसे तैयारी कैसे करें, और मेन उनके पास में समय प्रबंधन की है, तो वो मैनेज कैसे करें, ये थोड़ा सा एक निश्चित, अगर हम प्रॉपर टाइम लें, नौकरी वाले हैं तो थोड़ा सा 2 घंटे तो इजीली निकल सकते हैं। 5 बजे उठ के 7 बजे तक हम पढ़ाई करें, बिल्कुल, तो 2-3 घंटे आराम से निकल, और 2-3 शाम को निकल सकते हैं। तो 5-6 घंटे की अगर निरंतर स्टडी हो 1 साल तक, सर यूपीएससी निकल जाता है। बिल्कुल, ये तो अपना स्कूल लेक्चर इस तरीके से उनको मैनेज करना। इसी तरह गृहिणियों के लिए है कि बहन जो सुबह काम कर रहे हैं, बच्चों के, घर वालों के उठने से पहले 2-1 घंटे थोड़ा सा देते हैं, 2-1 घंटे दिन में काम वाम करके नहा धो के दोपहर में देते हैं, और 2-1 घंटे शाम को देते हैं। तो एक मतलब पर डे, और फिर शाम के टाइम पे सोते समय सभी के लिए है ये, तो चाहे नौकरी पेशा हो, गृहिणी हो, या फिर वो अन्य स्टूडेंट हो, शाम के 1 घंटा, अगर आधे घंटा 1 घंटा अगर हम उसको रिवाइज मूल्यांकन के रूप में रिवीजन और आत्मचिंतन करें, उसका मनन, बिल्कुल, तो ये पूरे दिन का एक सहारा हो जाता है हमारे। जी सर, धन्यवाद। एक सर, अमूमन जैसे अभी राजस्थान में देखा जाए तो अभी रीट की आ गई, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आई हुई है, जी। और प्राध्यापक स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी आई है, और अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य एपी की भर्ती भी आई है। जी सर। तो अमूमन जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि बार क्यों कॉल आते हैं, सर हम कैसे करें, इसको कैसे मैनेज करें, साथ में कैसे तैयारी करें, या हमें फर्स्ट ग्रेड ही करनी चाहिए,
ये ज्यादातर जो बच्चे बेरोजगार हैं, हाँ हाँ उनका ये क्वेश्चन है, तो वो ये सब मैनेज कैसे करें, या किसकी उनको तैयारी करनी चाहिए जो बेरोजगार है ज्यादातर? उनका क्वेश्चन। जी सर। तो इसमें एक तो आप एक प्रॉपर अपना लक्ष्य बनाएं। आप ग्रेड 3 की कर रहे हैं सर, ग्रेड 3 में सेलेक्ट हुए, आज के दिन पे आप फर्स्ट ग्रेड में भी जाए बिना नहीं रुके, नहीं आप रुकेंगे। आगामी मतलब यदि आपने निरंतरता रखी तो आगामी 5-10 सालों में आप कंटिन्यू एग्जाम लेंगे और फर्स्ट ग्रेड की जब भर्ती आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप एमए है नेट है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की मतलब भर्ती आएगी तो आप वो भी मतलब कोशिश करेंगे। तो मैं तो मानता हूँ कि जो लक्ष्य है वो बड़ा ही होना चाहिए। बड़ा ही। जी सर। बस उसका ही उसी का ही तो मतलब जो कॉमन है उनको कॉमन में पढ़ें, जो एक्स्ट्रा है उसको समय को मद्देनजर रखते हुए भर्तियां कब कौन सी डेट है उस हिसाब से। उस हिसाब से मतलब सेकंड ग्रेड की अगर आपको ऐसे लगता है कि 2-3 महीने में सेकंड ग्रेड कंप्लीट हो रही है तो आप उसको दे सकते हैं। और अगर दोनों एक ही समय पे हैं तो मैं तो अब देखो वो तो बच्चों का डिसीजन, खुद का डिसीजन, लेकिन वो क्या फिर अपनी अलग अलग परिस्थिति है। अगर चॉइस पूछे तो मैं तो कहूँगा फर्स्ट ग्रेड की तरफ उसी में आप रुके। अभी हाल ही में जैसे पीछे रिजल्ट्स आए हैं, उनमें से हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो बहुत कम अंकों से रह गए, वंचित रह गए। जी जी वो अभी निराश हो रहे हैं, वो कुछ लोग फील्ड से हट रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? आप ऐसा मत सोचिए एक भर्ती में आप रह गए तो ये आपका ये फेलियर है। हम सफलता से ज्यादा सर असफलता से असफलता से सीखते सर हैं। सफलता बिल्कुल तो बिल्कुल। गुरूर देती है। हाँ हाँ है ना, सफलता जरूर। में मैं ऐसे कह दूं नहीं 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 मैं तो सेलेक्ट हो गया, अब क्या, तो कंटिन्यू अपना अभ्यास करें, अपना स्वयं मूल्यांकन करें, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां रही है तभी तो हम असफल हुए। और सबसे ज्यादा जो कमी रहती है सर वो अपने अभ्यास में, अपने अभ्यास में, मूल्यांकन में कमी नहीं है। हम 2 जने हैं साथ पढ़ते हैं और अगर मैं लास्ट में मतलब जो पुराने क्वेश्चन का इतना अभ्यास करता हूँ, रोज रोज 7 दिन में 10 दिन में अपना मूल्यांकन करता हूँ, दूसरा कंटिन्यू पढ़ता है तो और मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ। हालांकि मैं 5 घंटे पढ़ के वो 10 घंटे सर पढ़ के भी सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो ये सर मूल्यांकन होना। जी धन्यवाद सर। रिवीजन की कमी। जी सर। एक सर ऐसे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन आता है जो आपके राजनीतिक विज्ञान बैकग्राउंड से नहीं रही, जो दूसरी स्ट्रीम से आए, साइंस से आए या कॉमर्स से आए या मैनेजमेंट से आए, और उन्होंने प्राइवेट आके भी ये उन्होंने पीजी कर लिया, एमए कर लिया, और अब वो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हैं। जी सर। तो उनका मूल वो राजनीतिक विज्ञान नहीं है, तो ऐसे बच्चे कैसे मैनेज करें और कैसे तैयारी करें और कहाँ से शुरुआत करें? बिल्कुल सर, बहुत ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। इसमें लगभग 3-4 सालों में हजारों बहुत है बच्चों का ऐसे और ख़ास तौर पे क्या है मतलब अपने जैसे गाँव के बैकग्राउंड से बच्चे जाते हैं तो मैं इवन खुद का एग्जांपल ले लूँ सर। मैंने फर्स्ट ईयर 1 साल छोड़ करके छोड़ी है बायो से। आप भी साइंस के 12th तक बायो थी। हाँ, साइंस के स्टूडेंट रहे। नहीं इंटरेस्ट हुआ, ऐसा ही हमारे गाँव में एक बन जाता है कि ये बायोलॉजी कर लो या साइंस ले लो, साइंस में बड़ा स्कोप है, फिर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप होता, या उसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। तो अगर कोई अदर बैकग्राउंड का बच्चा आया है उसको भी उसी तरीके से पढ़ना चाहिए एक राजनीति। जो मेरा वो क्वेश्चन है मुख्य रूप से बच्चों के बार बार जैसे मैसेज आते हैं कि हमारे पास में मार्केट से ये बुक भी है, ये बुक भी है, ये बुक भी है, उन्होंने एक सब्जेक्ट की 5-4 बुक रख ली, स्टडी मटेरियल अपार पड़ा है उनके पास में। तो इनका स्टडी मटेरियल क्या हो? स्टडी मटेरियल में जैसे मैं आपको प्रत्येक जो पार्ट है पूछूं सर, वैसे आप स्टडी मटेरियल बताएं मिनिमम क्या हो स्टडी मटेरियल, इतना तो होना ही चाहिए। हाँ। तो सर जैसे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, हाँ सर, तो इनके लिए जैसे क्या क्या स्टडी मटेरियल? सर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के लिए एक अपनी जो जिस हिसाब से आज के टाइम पे आरपीएससी के क्वेश्चन आ रहे हैं, जी सर, हिसाब से अपनी बुक से एक तो सुशीला रामास्वामी और सुब्रतो मुखर्जी की दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, तो उनकी बुक आती है। तो अगर वो अपने को मिल जाती है वो आप मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा। वो आप मतलब सुशीला रामास्वामी और सुब्रतो मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी, हाँ एक ही बुक है, एक ही बुक है। जी सर। उसके अलावा एक बुक पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन उसका
भारतीय उसकी भारत सरकार की बुक आती है, मानव अच्छा, संसाधन जी, जी। विकास मंत्रालय जी की। सर, गवर्नमेंट की। हाँ, गवर्नमेंट की बुक है। हाँ। एक सर इनका मतलब एक ओपी गाबा, ओपी गाबा, हाँ, ओपी जो गाबा काफी की, पुराने टाइम से भी पढ़ी वो है। उसका रेलेवेंट राजनीति विज्ञान में सर जितना मैं मानता हूँ, एक आधार जो तैयार होता है हाँ, हर बुक्स में, असिस्ट आप शुरू से लेकर प्लेटो से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू पे भी ओपी गाबा की बुक बिल्कुल बिल्कुल सही। इतना ओपी गाबा तो आप हर चाहे कंपैरेटिव हो चाहे थ्योरी हो, मैं तो मानता हूँ एज ए स्कॉलर अपने पास एक अपनी बुक्स तो होनी चाहिए। हाँ। और ओपी गाबा का रेलेवेंस हमेशा रहेगा, तो ओपी गाबा को तो आधार रखें, वो जी ले सर। लें। और सुशीला रामास्वामी जी सर। अब जैसे जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, इनके लिए क्या क्या? इनके लिए सर एक तो अपने कोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के एल कमल। हाँ, कमल साहब की बुक है, वो अच्छी है। एक वी आर मेहता की बुक है, वी आर मेहता। वी आर मेहता, अच्छा। उस वो बुक भी मतलब अच्छी है। वी आर भारतीय चिंतन के मूल आधार, उनमें से भी मैं जब कुछ दिनों एक क्वेश्चन बैंक में काम कर रहा था, और उसमें जब प्रश्नों की स्टडी की, तो मैंने देखा कि लगभग 15-20 क्वेश्चन वहां से मेहता से। हाँ, वी आर मेहता की बुक से जी सर, जी सर। अब सर जैसे राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणा, ये जो पार्ट है, इसके लिए क्या राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणा के लिए सर एक तो ओपी गाबा सर की बुक है, उसमें राजनीति विज्ञान सिद्धांत के मूल आधार। जी सर। और एक राजीव भार्गव और अशोक आचार्य की बुक है। जी सर। राजनीतिक सिद्धांत ही नाम है उसका। राजनीतिक सिद्धांत। हाँ, पीयर्सन पब्लिकेशन कुछ ऐसे जी सर। होता है। और वो भी एक मस्ट बुक है, उसमें जो अपने राजनीतिक विज्ञान में कोई पार्ट आता है अवधारणा। जी सर, अवधारणा। हाँ, जैसे न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, नागरिकता है, पंथ निरपेक्षता, ये करके 8-10 टॉपिक हैं। तो ये उस बुक में, उसमें जैसे रिसर्च जर्नल्स है उस हिसाब से तैयार की हुई बुक है, उनका कलेक्शन है, तो बहुत ही शानदार बुक है। वो तो आपको एक मस्ट पढ़नी चाहिए। एक ओपी गाबा साहब की हो गई, एक उनकी विल किमलिका की बुक, विल किमलिका की समकालीन राजनीति सिद्धांत। जी सर। और उसके बाद में मार्केट में नोट्स भी होते ही हैं, जैसे डॉक्टर बेनीवाल साहब के नोट्स हैं, और इनके मतलब किसी भी बच्चों पे जो सबसे ज़्यादा मार्केट में नोट्स अवेलेबल रहते हैं, वो बेनीवाल सर के नोट्स हो रहते हैं। तो लेकिन आप नोट्स पढ़ें या कुछ भी पढ़ें सर, एक बुक तो होनी चाहिए, ऑथेंटिक बुक, किताब तो पढ़ें, किताब पढ़ें, उनको कॉन्फिडेंस देती है, वो सब चीज़ें अपना बेस मजबूत करती हाँ, बेस मजबूत करती हैं, उसी को बुक। अब सर जैसे तुलनात्मक जो राजनीति है, तुलनात्मक राजनीति, इसके लिए क्या स्टडी? तुलनात्मक राजनीति की सर है अपने राजस्थान विश्वविद्यालय के बड़े ही मतलब प्रतिष्ठित, जिनको मैं कहूँ विद्वान, उन लोगों के लिए विद्वान शब्द यूज होता है, एक तगड़े स्कॉलर रहे हैं सीबी गैना साहब, बिल्कुल चतुर्भुज गैना साहब। तो उनकी बुक है, उसका कोई आज तक कोई तोड़ नहीं है। हालांकि सीबी गैना उसका, हालांकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट है। तो उनका तपन विश्वाल DU के प्रोफेसर हैं, तपन विश्वाल सर की बुक है, लेकिन वो हिंदी में इतनी इजीली कंपैरेटिवली अवेलेबल नहीं हो पाती। तो सीबी गैना मैं मानता हूँ कि अगर पढ़ते टाइम पे आपने टफ पढ़ लिया तो फिर फंसेंगे नहीं आप। जी सर। तो सीबी गैना साहब। एक सर जो जैसे अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इंटरनेशनल, जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर इनकी एक तो अपने 2 पार्ट आते हैं, तो सिद्धांत, एक व्यवहार। हाँ, जो सैद्धांतिक पक्ष है उसकी बुक है महेंद्र कुमार नंदलाल की बुक, जी सर, लगभग 101 पेज की बुक। जी सर। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हर क्वेश्चन कोई ना कोई आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है, जी सर, वहाँ से कवर अप हो जाता है। जी सर। उसके बाद में एक उसका व्यवहारिक पक्ष, तो उसमें VL फड़िया सर की बुक सर अच्छी है। और मैं तो बोलूँगा ये आप न्यू मैगजीन से, भारतीय जैसे विदेश नीति है, अगर स्टूडेंट खुद के नोट्स अपडेट करते रहे खुद के नोट्स में, जैसे अब उसमें कोई भी बुक है उसमें ये तो नहीं कहेंगे कि मध्य एशिया के साथ भारत की मोदी की कूटनीति, इतने तो वर्तमान में कोई बुक उस टाइम कोई नहीं है, बुकें अपडेट करते रहे, अपडेट खुद को करना पड़ेगा। एक सर जैसे भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था है, इसके लिए जैसे क्या स्टडी में? सर संविधान में जो आजकल क्वेश्चन आते हैं वो शब्द से पूछे जाते हैं,
जैसे क्वेश्चन में आया कि आर्टिकल 15 में किन किन शब्दों का उल्लेख है, धर्म, जाति, मूल वंश, उनमें और उनका क्रम पूछ लिया जाता जी सर। है। तो ये शब्द से एक अपना आता है बेर एक्ट। बेर एक्ट। ये बेर एक्ट वो मतलब ऐसे मान लें कि वो आपकी गीता होनी चाहिए, गीता किसी भी होनी स्टूडेंट की राजनीति विज्ञान की। और भारतीय संविधान की आज वो पीछे से शपथ ले रहे थे, तो सारे संविधान की कॉपी हाथ में लेके ले ही रहे थे सब। ले ही रहे। तो अभी वैसे ही स्टूडेंट को भी बेर एक्ट जो उसका पॉकेट एडिशन आता है, द्विभाषी रूप से बाइलिंगुअल आता है, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का। तो एक तो बेर एक्ट से शब्दशः है पढ़े। जी सर, सबसे बड़े शब्दशः है पढ़े। एक इनकी मतलब वो आती है बुक, राहुल चौधरी की आती है। राहुल चौधरी की, जो ई और अभी RS वाले ये भी पढ़ी बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल, अच्छी अच्छी बुक है उनकी। अच्छा। मैं रिकमेंड करूँ, ज्ञान वितान पब्लिकेशन है उनकी। जी सर। और राहुल चौधरी की बुक रियल में काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप उसको देख सकते हैं। एक अगर थोड़ा सा अलग जाना चाहें, जिसमें थोड़ा सा अभ्यास पर्सन भी है, मौर्य एंड द्विवेदी करके परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की है। परीक्षा वाणी की भी अच्छी है, वो RS के दौरान हमने पढ़ी थी। हाँ, वो अच्छी पढ़ी थी हमने RS के दौरान। तो जो लय पढ़ाई में बनाती है ना, उसको किताब को छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ा एक नहीं जा टॉपिक पढ़ के ऐसे लगता है अगला टॉपिक जरूर पढ़ें। जी सर। तो उसकी तो ये तो सर था हमारा स्टडी मटेरियल। अब आप सर ये बताएं कि जो PYQ है, जो पूर्व परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं, उनकी कितनी की भूमिका है इस पार्ट में स्कूल व्याख्याता के लिए, और उनको पढ़ें तो कैसे पढ़ें, और वो कौन से पब्लिकेशन के या कौन कौन से हो, आप किन को रिकमेंड करते हैं PYQ को? सर PYQ की मैं बात करूं तो लगभग 40% आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो PYQ से है। वो PYQ से। जी सर। हाँ। थोड़ा सा अपना टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन मैं बताऊँगा। अभी चाहे नेट हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, जी सर। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जी सर। PYQ का इतना रेलेवेंट होता है सर। 40% जो पेपर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से वो PYQ से आता है। जी सर। उसका मतलब चाहे तो आप ऑप्शन में से क्वेश्चन बना दिया। अभी एक पोस्ट के लिए संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था। जी सर। तो उसमें से पिछली संस्कृत डिपार्टमेंट स्कूल लेक्चर पॉलिटिकल साइंस में 6-7 वैकेंसी थी। उनके पेपर में से लगभग 20-30 क्वेश्चन 120 में से रिपीट हो गए। हाँ, रिपीट हो गए उनके ऑप्शन में से, मतलब ऑप्शन में से क्वेश्चन बना के। अब अच्छा। वो तो अगर उनका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे तभी पता चलता है। मैं कहूँगा अगर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो अपने 5-6 स्कूल लेक्चरर की भर्तियाँ हुई हैं, तो उसमें 5-6 स्कूल लेक्चरर की भर्तियाँ हुई हैं, उसके आधार पर उनका सबका पेपर का विश्लेषण करें अच्छे से उसका। हालांकि मैंने भी इसमें कोशिश करी है स्कूल नहीं, आपका अच्छा है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है ना, अच्छा है सर, नाथ का है। हाँ, और मैंने और एक डॉक्टर एंड मुकेश जी हैं इंजीनियर, तो उन्होंने वो भी काफ़ी ब्रिलियंट पर्सन है। तो हमने एक फर्स्ट ग्रेड के और जो रिवीजन के लिए और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स के लिए मटेरियल तैयार करके क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। तो वो है एक आप यूथ का, अभी आप यूथ के नेट वाले और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला तो हम जल्दी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर टॉपिक वाइज बुक का भी शायद 2-3 महीने में प्रोवाइड। तो यूथ वाले टॉपिक वाइज है क्या सर? हाँ, टॉपिक वाइज है। तो उनको जैसे हमारे वाली है पेपर वाइज है। ये पेपर वो टॉपिक वाइज। हाँ, ये टॉपिक वाइज है। तो मतलब ये एक बहुत तगड़ा अगर निरंतर अभ्यास करें, और ये तो आपको मैं इतना कह सकता हूँ, अगर सिर्फ 5-6 पेपर का विश्लेषण करके आप 40% वाले क्राइटेरिया से निकल सकते। एक सर जैसे ये PYQ और जो आपका स्टडी मटेरियल है, इनको जैसे पढ़े तो साथ में किस तरीके से पढ़ें? जैसे आपने मान लो संविधान की विशेषताएं पढ़ी, जी, या मौलिक कर्तव्य आप यदि पढ़ रहे हैं, तो मौलिक कर्तव्य और PYQ इनको एक साथ पढ़ें या बाद में पढ़ें, या ये थोड़ा सा बताएं। जैसे संविधान की बात करें, किसी भी पोर्शन की बात करें, तो पढ़ने के लिए 2 होता है। एक तो पेपर को विश्लेषण करके, जिस हिसाब से एग्जाम में पेपर आता है, 1% तो आपका आ गया संविधान का पोर्शन आ गया, मूल अधिकारों का प्रश्न आ गया, एक पर पाश्चात्य राजनीति विचार होंगे, थ्योरी का क्वेश्चन। देखो पेपर में तो अपने ऐसे आता है ना, बस एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हुआ है। मतलब छोटी चीज, एक अपना 1% हम क्वेश्चन वेस्टर्न थिंकर का कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन अगर हम IR का करेंगे
तो हम अब अपनी सोच मतलब पूरे पूरे पेपर का जो विश्लेषण करना चाहिए, उससे आपको अंदाजा लगता है कि ये इसकी नेचर क्या है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन की प्रकृति क्या nature क्या है, है। प्रकृति क्या है, ये कहाँ से किस टाइप का विश्लेषणात्मक, जब तक आप में क्षमता विकसित जी, नहीं जी, होगी तब तक नहीं। एग्जाम हॉल के लिए ये चीज हमें को ये सब हमें तैयार करती है। फिर भी अगर आप जैसे कोई टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं, लेकिन वो इनिशियल स्टेज के लिए है। लास्ट में तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा आप एक पेपर डेली का मतलब या शुरू में आप वीकली एक पेपर ले लें, उसके बाद में डेली का एक पेपर निश्चित तौर पर निकालें आप। पुराना प्रश्न पत्र है वो वो निकालें। नेट के 10 सालों के हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के हो गए, स्कूल लेक्चरर के अपने इन हो गए, तो मतलब आप पेपर निकालेंगे और ये आपका रामबाण औषधि है। रामबाण औषधि है, मतलब तैयारी पीवाईक्यू है जो आपके लिए रामबाण औषधि है। हाँ हाँ आप पीवाईक्यू जैसे दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो आप जैसे कोई भी एग्जाम का पूरे पेपर को आप पढ़ें, वो बेटर, जैसा सर ने बताया ठीक रहता है कि उसमें आप विश्लेषणात्मक क्षमता आप विकसित करें कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया, उसकी क्या प्रकृति रही है। एक आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अपनी बुक्स में, उसके साथ में जो अलग अलग जो टॉपिक वाइज जो बुकें आती है पीवाईक्यू की, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और एक सर मेरा अंतिम जो प्रश्न ये है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समय प्रबंधन और मूल्यांकन और पूर्व प्रश्नों पत्र की क्या भूमिका है, ये थोड़ा सा बताएं संक्षिप्त शब्दों में। सर इसमें मूल्यांकन रिवीजन जी सर। ये की ऑफ सक्सेस है। की ऑफ है। ये रिवीजन मैंने अपनी उसका बुक का थॉट भी इसमें दिया है। एक तो पढ़ना पढ़ने से आता है, एक दूसरा रिवीजन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन एनी एग्जाम। बिल्कुल सही है। तो ये सबसे शक्तिशाली हथियार है। बहुत बहुत आभार रहेगा सहायक आचार्य महोदय हमारे बीच में प्रमोद जी भूकर साहब का। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपके चैनल का। जी धन्यवाद सर।